नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज खास खबर के साथ, जहां दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की महारैली कल है। महंगाई, जीएसटी और बेरोजगारी को लेकर केंद्र के खिलाफ हुंकार भरेगी कांग्रेस। रैली को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। रैली में करीब 1 लाख कार्यकर्ता पहुंचेंगे। बैठने के लिए करीब 50,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। राहुल और प्रियंका गांधी रैली में शामिल होंगे। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद और दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। रैली वाले जगह पर एलईडी लाइट लगाई गई है। दिल्ली के बाहर से आने वाले लोगों के लिए बसों का इंतजाम, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों से बसों का इंतजाम है। कल दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक होगी रैली। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी फिर से एक बार हल्ला बोलने वाली है। कल के लिए मंच तैयार हो रहा है और इस वक्त हम रामलीला मैदान में मौजूद हैं और यहाँ पे करीब 3 मंच बनाए जा रहे हैं। आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। पहला वो मंच आपको देखने को मिल रहा है, वहाँ पे भी तमाम कुर्सियाँ रखी हुई गई हैं। वहाँ पे भी कांग्रेस पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो वहाँ पे बैठेंगे। इसके अलावा ये जो मुख्य मंच है, इस वक्त हम इस पे मौजूद हैं और सीधे तौर पे आप देखेंगे हजारों की संख्या में यहाँ पे कुर्सियाँ लगाई गई हैं ताकि जितने भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आए, जितने भी कांग्रेस पार्टी के नेता आएंगे वो इस पर बैठेंगे। पोस्टर बैनर लगाए गए हैं, अलग अलग नेताओं के द्वारा पोस्टर बैनर लगाए गए और साफ तौर पे महंगाई पर हल्ला बोल उन पोस्टरों पर लिखा गया है। और इस पूरे ग्राउंड की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के कई नेताओं का मानना है कि करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे जुटेंगे और तैयारियां आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे तैयारियां चल रही है। मंच को सजाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। किस तरीके से अलग अलग साउंड बॉक्स यहाँ पे लगाए जा रहे हैं ताकि जब मंच से संबोधन हो तो आवाज़ सीधे तौर पे क्लियर जाए। इसके अलावा हम आपको पीछे दिखाएं तो आप देखिए ये सोनिया गांधी की तस्वीर यहाँ पे लगाई गई है और यहाँ पे डीजल पेट्रोल के अलग अलग जो रेट वर्तमान में चल रहे हैं, जो दाम चल रहे हैं, वो यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है। रैली की तैयारियों को लेकर कांग्रेस नेता डॉक्टर नरेश कुमार ने क्या कुछ कहा है, अब वो सुनवाते हैं। हमारे साथ नरेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। हम बात करते हैं सर, यहाँ पे आप लोग तैयारी देख रहे हैं, क्या कुछ तैयारी की गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जब लोग यहाँ पे जुटेंगे, कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के जुटेंगे तो उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े खास तौर पे? देखिए, निश्चित तौर पर सारे के सारे इंतजाम किए गए हैं। करीब 50,000 की भीड़ दिल्ली से पहुंचेगी और 50-60 हज़ार लोग दिल्ली से बाहर के लोग आएंगे। तो उनके लिए रहने का इंतजाम किए हैं, उनके लिए बसों का इंतजाम किए हैं और साथ के साथ जैसे धर्मशाला है, गुरुद्वारा है, होटल हैं, जो भी है सारे के सारे हमने इंतजाम किए हुए हैं। हर रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से लोग रिसेप्शन पे रहेंगे, उनको लेके आएंगे। किसी को भी, किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। जहाँ तक यहाँ ठहराने और रहने की बात है, पानी का इंतजाम है, छबील लगाई गई है, हॉस्पिटल छोटे छोटे मतलब डिस्पेंसरी बना है, किसी को कोई दिक्कत ना आए। और उसके साथ साथ पानी के पाउच और हर सीट पर रखे जाएंगे। ये सारे के सारे ऐसे इंतजाम हैं जो रैली के दौरान लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ तक रही पब्लिसिटी की बात, इंडोर और आउटसाइड पब्लिसिटी पूरी दिल्ली के अंदर हल्ला बोल रैली के ऊपर होर्डिंग और पोस्टर चप्पे चप्पे पे लगे हैं, ये मेरा कहना है। कितने दिनों से अगर हम बात करें तो ये तैयारी चल रही है दिल्ली के? 8-10 दिन से हम लोग लगे हुए हैं और हमने ब्लॉक स्तर से लेके, जिला स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक सारी की सारी इन तैयारियों को अंजाम दिया है। और इतना ही नहीं, देश के अन्य राज्यों के लोग भी, प्रदेश के अध्यक्ष और दूसरे सीनियर लोग भी इस रैली में हिस्सा लेंगे। और ये जो महंगाई का मुद्दा दिल्ली का नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है और इस मुद्दे के ऊपर कांग्रेस पार्टी हल्ला बोल रही है और बता रही है देश के प्रधानमंत्री को कि 8 साल आपको हो गए और आज महंगाई दर सबसे ज़्यादा ही 8 साल में, तो आपका काम क्या है? ये सोती हुई सरकार को जगाने का काम ये हल्ला बोली रैली राहुल गांधी के नेतृत्व में और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में होगी। कल के कार्यक्रम की जरा सा रूपरेखा बताइए, कितने बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा और कितने बजे इस कार्यक्रम का समापन? निश्चित तौर पर 11 बजे का हम लोगों ने टाइम दिया है, जो लोग इस रैली में हिस्सा बनकर आएंगे। और उसके ठीक 1 घंटे के बाद हमारे वरिष्ठ नेता आना शुरू हो जाएंगे और 12 बजे से स्टार्ट होकर 3 बजे तक चलेगा ये। जी बिल्कुल। और साफ तौर पे आप तैयारियां देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जो वर्कर हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, इस मंच को सजा रहे हैं और इस पूरे व्यवस्था को आप देखिए
तो कहीं ना कहीं एक बड़े बड़े स्तर पर तैयारी की गई है महंगाई के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए, क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने कई बार विरोध प्रदर्शन किया था। चाहे हम बात करें सत्याग्रह की, कांग्रेस पार्टी ने सत्याग्रह महंगाई के खिलाफ किया था। पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। हमारे ट्विटर पर सीएम योगी का जलवा बरकरार है, जहां सीएम योगी के 21.5 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। राहुल गांधी के 21.4 मिलियन फॉलोअर्स। युवाओं के बीच सीएम योगी का जलवा और ज्यादा बढ़ रहा है। लोकप्रियता में राहुल गांधी को कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ पीछे छोड़ते नजर आ रहे हैं और ट्विटर के फॉलोअर्स ये साफ दर्शा रहे हैं। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के 21.5 फॉलोअर्स हैं, तो वहीं राहुल गांधी के 21.4 फॉलोअर्स हैं। देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का जलवा किस तरीके से कायम है। लगातार युवाओं में भी कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद ही ज्यादा लोकप्रिय बन गए हैं। उनकी जो नीतियां हैं वो युवाओं को खास तौर से आकर्षित करती हैं और इसी का देखिए एक उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ट्विटर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के फॉलोअर्स किस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं राहुल गांधी को भी पीछे छोड़ रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट, जहां देहरादून और नैनीताल में बारिश की संभावना है। बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट है। अगले 2 दिन कई इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट है। तो उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून और नैनीताल में भी भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। इसी के साथ बागेश्वर में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन कई इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट जारी है। प्रशासन की तरफ से खास इंतजाम कर लिए गए हैं और साथ ही साथ लोगों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि उत्तराखंड में बारिश कहीं ना कहीं आपदा के रूप में भी सामने आती है। ऐसे में कोई भी अनहोनी ना हो, इसके लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम कर लिए हैं। साथ ही साथ 2 दिन का अलर्ट भी प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है। बागेश्वर में भी अलर्ट जारी किया गया है। ये कहा जा रहा है कि 2 दिन तेज बारिश हो सकती है और इसी के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, जहां बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर, अगले 2 दिन कई इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट रहेगा। और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं। हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या जानकारी, प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं? 2 दिन के लिए अलर्ट पर रखा गया है। जी देखिए, नैनीताल और देहरादून के आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इसके लिए जो मौसम विभाग से डीडीएमए को यानी आपदा परिचालन केंद्र को जो मैसेज आया है वो जिलाधिकारियों को भी भेज दिया गया है, जिससे जिलाधिकारियों ने अपनी व्यवस्थाएं करना शुरू कर दिया है। ऐसे स्पेसिफिक स्थान जहां नुकसान ज्यादा हो सकता है, जैसे कि हमने देहरादून में देखा कि माल देवता में 1 हफ्ते के अंदर 2 बार भारी बारिश आई, तो वहाँ अधिक मेहनत करनी पड़ी प्रशासन को राहत बचाव काम में और लोगों की मदद करने में। उम्मीद इस बात की है कि जो देहरादून के फुटिल्स के इलाके में बारिश अधिक हो सकती है, जबकि नैनीताल में जो निचला इलाका है वहाँ भी अधिक बारिश हो सकती है। तो जिलाधिकारी उसी हिसाब से अपने इंतजाम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो यानी कि इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं इस अलर्ट को ध्यान में रखते हुए। बहुत शुक्रिया सुदीप आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वनांचल क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगात दी है। छत्तीसगढ़ के 29वें जिले के रूप में मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिले का शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर हजारों लोग इस पल के साक्षी बने। वहीं मुख्यमंत्री ने इस दौरान 106 करोड़ के कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया है। बहुत बहुत बधाई। मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिला बना 29वां जिला। छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में एक और जिला, और कल 2 और जिले सारंगढ़ और बिलाईगढ़, आपके खैरागढ़ और गंडई और छुई खदान, ये भी जिला अस्तित्व में आ जाएगा। तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से आम जनता के पहुंच में होगा, जिसमें आसानी से लोग काम करा सकेंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि प्रशासन का विकेंद्रीकरण हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ उठा सकें।
भगवान गणेश उन कुछ देवताओं में शामिल हैं जिनकी महिमा और मान्यता पूरे देश में है। चतुर्थी पर हम ऐसे अद्भुत गणेश प्रतिमा के बारे में बता रहे हैं जिसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहे जाने वाले भोरमदेव मंदिर के गर्भगृह में न सिर्फ सहेज कर रखा है बल्कि रोज उसकी पूजा भी होती है। यह प्रतिमा करीब 1000 साल पुरानी है और खासियत यह है कि प्रतिमा में गणेश जी की 8 भुजाएं हैं। 6 भुजाओं में फरसा, पाश, गदा और मोदक पकड़े हुए हैं। 2 भुजाएं नृत्य मुद्रा में हैं। इतिहासकार बताते हैं कि नृत्य करते हुए 8 भुजाओं वाले गणेश जी को की ऐसी प्रतिमा ज्यादातर उत्तर भारत में देखने को मिलती है। कवर्धा में यह एकमात्र ऐसी प्रतिमा है। बता दें कि भोरमदेव मंदिर के पास दिसंबर 2018 में भी खेत में जुताई के दौरान गणेश जी की एक प्रतिमा मिली थी। प्रतिमा 13वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित होना बताया गया था। यह अद्भुत प्रतिमा 13वीं शताब्दी यानी कि करीब 700 साल पुरानी है। कामनाएं सब जो है पूर्ण होता है। और कहा भी है पंचायतन, शिव पंचायतन और विष्णु पंचायतन, शक्ति पंचायतन, इन सभी पंचायतनों में भगवान गणेश जी भी प्रधान होते हैं। इसी प्रकार जो है हमारे महादेव जी के सानिध्य में भगवान गणेश स्वामी के सभी इच्छाओं को कामनाओं को भगवान पूर्ण करते हैं। मैं भगवान गणेश स्वामी जी से, भगवान लंबोदर स्वामी जी से सबकी दर्श की कामना के साथ सबके मंगलमय कामनाओं के लिए भगवान से साथ कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका द्वारा बनवाया गया सरोवर धाम अपनी बदहाली पर रो रहा है। पूरी तरह खराब हो चुके इस तालाब की दुर्दशा देखते ही बनती है। तालाब के चारों ओर इतनी गंदगी है कि शहर के इस प्रमुख तालाब का अस्तित्व भी खत्म सा होने लगा है। कभी यह तालाब आसपास रहने वाले लोगों के निस्तार के काम आता था। साथ ही यहाँ रोज सुबह शाम शहर के बच्चे तैरना सीखते थे, कभी आया करते थे, लेकिन अब वह पूरी तरीके से बंद हो चुका है। कुछ नहीं। आज ये स्थिति आप देख रहे हैं कि इतनी बदतर स्थिति, इसमें तालाब में बच्चे नहाते थे, महिलाएं लोग आती थी नहाते थे, यहाँ डेली का दिन चर्या का काम होता था, जो कि आज बिल्कुल जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। बद से बदतर है, बदबूदार पानी हो गया यहाँ पर। और यहाँ भर नहीं, मनेन्द्रगढ़ के और भी 2-3 तालाब, वहाँ भी बद से बदतर स्थिति है। नगर पालिका की अध्यक्ष इतनी अनुभवी होने के बाद भी ये तालाब का देखरेख करने में कुछ नहीं। आज ये स्थिति आप देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को मणिपुर में बीजेपी ने बड़ा झटका दिया है। मणिपुर में जेडीयू के 5 विधायक सत्तारूढ़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मणिपुर में 5 विधायक तोड़े जाने पर सीएम नीतीश ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि किसी पार्टी के जीतने वाले लोगों को किस तरह बीजेपी अपने पास ले रही है। जब तक हम एनडीए में साथ थे तब हमने किसी को तोड़ने का काम नहीं किया। बीजेपी के इस रवैये और नए ढंग से काम करने के तरीकों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे नीतीश कुमार ने कहा, अन्य पार्टियों से अपनी ओर लाना क्या यह कोई संवैधानिक काम है? विपक्ष के लोग जब एकजुट होंगे तब 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता का निर्णय अच्छा आएगा। जो रिजल्ट आया, सब के सब 6 लोग यहाँ पर आए, सब लोगों से बातचीत हुई। और अभी जो हम लोगों ने निर्णय किया कि हम लोग अलग होंगे एनडीए से और बिल्कुल जा रहे हैं, और इसके बारे में अपने पार्टी के सभी राज्यों में बात हो गई थी। वो सब 6 के 6 एमपी यहाँ पर आए, एमएलए यहाँ पर आए और खुशी प्रकट कर रहे थे 10 तारीख के। एकदम बिल्कुल हम लोग साथ थे, मिलने आए। आप समझ लीजिए अब, लेकिन हो क्या रहा है जरा सोच लीजिए। ये किस तरह से किसी पार्टी के जीतने वाले लोगों को किस तरह से उसको अपनी तरफ ले रहे हैं। तो देखिए, सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी पर कहीं ना कहीं तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सिर्फ तोड़ने का काम करती है। ये तंज उनकी तरफ से कसा गया है और कहीं ना कहीं जैसे ही वो एनडीए से अलग हुए हैं, लगातार इस तरीके के हमले वो बीजेपी पर कर रहे हैं। और चलिए, हमारे ब्यूरो चीफ मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ गए बिहार से। मनोज, क्या जानकारी? देखिए, किस तरीके से नीतीश कुमार का जो लहजा है वो बदल चुका है, क्योंकि अब वो नए गठबंधन के साथ जुड़ गए हैं। वो बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ तोड़ने का काम करती है।
मनोज जी, में आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल। जिस प्रकार देखिए नीतीश कुमार की जब शपथ ग्रहण था उस समय 5 विधायक नाराज कर रहे थे और 5 विधायक नहीं गए, वो अलग अलग तरीके से अपना अपना बहाना बनाए हुए, जिसके कारण नीतीश कुमार को लगा कि वो भाजपा के लोग अभी तोड़ने का काम कर रहे हैं, जबकि सच्चाई थी कि नीतीश कुमार के 5 जो विधायक थे वो नाराज कर रहे थे, इसलिए कि मंत्रालय नहीं मिला था उनको, और काफी बार वो 2-3 बार विधायक भी हो चुके थे और मंत्रालय का जो खाप रखे हुए थे वो खाप पूरा नहीं हो पाया, जिसके चलते नीतीश कुमार का ये आरोप है कि वो भाजपा के लोग द्वारा तोड़ा जा रहा था, जिसके चलते वो नाराज कर रहे थे और वो शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे हुए। बिल्कुल, देखिए आगे किस तरीके से राजनीति में नए मोड़ सामने आते हैं ये देखना होगा बिहार की राजनीति में। चलिए ठीक है मनोज जी, बने रहिए आप हमारे साथ, लौटते हैं आपके पास। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह अपने 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जिस दौरान बेगूसराय दौरा रहा उनका। लखीसराय में पत्रकारों से उन्होंने बातचीत भी की। संसदीय क्षेत्र बेगूसराय जिला जाने के दौरान लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ पहुंचे वो, जहां स्थानीय पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार तो हो गए हैं, लेकिन बिहार में कई स्थानों पर सुखाड़, अकाल और बाढ़ है। ऐसे स्थानों पर बिहार सरकार राहत दे। मैनेजमेंट के तहत पैसा होता है, जब पैसा 6,000 करोड़ रुपया लौटा देते हैं, इतने अमीर हैं तो इनको पैसे की क्या जरूरत है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील होगा कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार तो आप अपने पार्टी का हो ही गए हैं, पोस्टर लग ही गया है, लेकिन जो सुखाड़ और अकाल बाढ़ है उसमें राहत कार्य तुरंत पहुंचाएं। तो देखिए किस तरीके से बड़ा तंज उन्होंने नीतीश कुमार पर कसा है। और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं, मनोज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे ब्यूरो चीफ पटना से। मनोज जी, क्या जानकारी? देखिए किस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से भी, और नीतीश कुमार को ये भी सोचना होगा कि कहीं ना कहीं बिहार की जो स्थिति है कई इलाकों में बद से बदतर होती जा रही है, उस ओर उन्होंने ध्यान देने के लिए कहा है। जी बिल्कुल, इस प्रकार देखा जाए कि बिहार में नीतीश कुमार का पीएम पद को लेकर जिस तरह पोस्टर लगाए गए हैं, इसमें राजनीतिक बहुत ज्यादा राजनीतिक हो रही है, और उसमें पोस्टर में जो पीएम का पद देते हुए इनको बनाया गया है कि ये पीएम के लायक हैं, बिहार से पीएम पद के लिए ये वहां से जाएंगे। तो इस पर देखिए गिरिराज सिंह का भी कहना एक तरह से सही है। जिस प्रकार उन्होंने कहा कि सुखाड़ को लेकर और बाढ़ को लेकर जो स्थितियां जो बिहार में चल रही है, गरीब किसान मारे जा रहे हैं, उनकी अभी तक राशि नहीं दी जा रही है, उनके भ्रमण नहीं किया जा रहा है, सिर्फ हेलीकॉप्टर से घूमकर निकल दिया जा रहा है। तो गिरिराज सिंह ने भी यही आरोप लगाया कि ढंग से मुख्यमंत्री का पद इससे नहीं चल रहा है, तो पीएम का पोस्ट किस प्रकार ये चलाएंगे और पीएम कैसे बन जाएंगे। जनरल पदों में इनको पार्टी द्वारा पीएम बना दिया गया है, लेकिन जनता क्या निर्णय लेगी जनता के ऊपर है, और जनता क्या चाहती है, जनता इनकी राजनीति को देख चुकी है, बिहार में किस प्रकार राजनीति कर रहे हैं, तो जाहिर सी चीज है कि आने वाले समय में जनता तय करेगी। तो गिरिराज सिंह ने बहुत बड़ा कहा और उन पर पूरा कमेंट किया। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से आगे क्या कुछ दिलचस्प मोड़ सामने आते हैं और कितना ध्यान दिया जाता है इस तरीके की जो मांग उठती है उस पर, ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका तमाम अपडेट के लिए। भागलपुर शाहकुंड प्रखंड के दरियापुर पंचायत में हर घर जल नल के माध्यम से लोगों तक पानी पहुंचाना था, लेकिन दरियापुर पंचायत के करीब 8 वार्डों में करीब 2 महीने से लोग पानी की किल्लत से परेशान हैं। सासाराम प्रखंड क्षेत्र में व्यापार मंडल के अध्यक्ष एवं सदस्य पद के चुनाव को लेकर सदर प्रखंड कार्यालय परिसर में मतदाताओं के बीच काफी उत्साह देखा गया। सुबह 7 बजे से मतदान स्थल पर मतदाता कतारबद्ध होकर मतदान करते दिखे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। चुनाव को लेकर सदर एसडीओ मनोज कुमार ने कहा कि चुनाव के मद्देनजर मतदान स्थल का निरीक्षण किया गया है। और अब खबर दिल्ली से, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी का बयान सामने आया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। इस दौरान देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग बीजेपी राहुल
और सोनिया गांधी बेल पर बाहर हैं, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। कांग्रेस जांच प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस हमारा नारा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ पीएम मोदी ने मुहिम छेड़ रखी है। 2013 से नेशनल हेराल्ड केस जारी है। कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी का तंज सामने आया। उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचार छोड़ेगा वही भारत जोड़ेगा, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा की तरफ से कांग्रेस पर यह बड़ा निशाना, जहां नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर यह कहा गया है कि भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं छुपा रही है कांग्रेस पार्टी। केंद्र सरकार का महिला कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला, जहां नवजात की मृत्यु के बाद विशेष अवकाश पर फैसला। महिला कर्मचारियों को 60 दिनों का विशेष अवकाश, नवजात की मृत्यु के बाद मिलेगा विशेष अवकाश, ये कहा गया है। तो महिला कर्मचारियों को 60 दिनों का विशेष अवकाश मिलेगा, ये बड़ा फैसला लिया गया है। महिलाओं के लिए ये बड़ी राहत, नवजात की मृत्यु के बाद ये विशेष अवकाश दिया जाएगा। केंद्र सरकार का महिला कर्मचारियों को लेकर यह बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें केंद्र सरकार ने यह कहा है कि नवजात की अगर मृत्यु हो जाती है तो विशेष अवकाश जो है महिला को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंटल स्टेबिलिटी जो है महिला की खो जाती है जब उसका नवजात उससे दूर होता है। तो इसके लिए ये केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है कि विशेष अवकाश महिलाओं को दिया जाएगा अगर नवजात की मृत्यु होती है। मुंबई एनसीबी ने कार्रवाई की, जहां अंतरराज्यीय मादक पदार्थों और तस्करों पर शिकंजा कसा गया है। 210 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। तो मुंबई एनसीबी ने ये बड़ी कार्रवाई, अंतरराज्यीय मादक तस्करों पर शिकंजा कसा गया है। और बता दें करीब 210 किलो गांजे के साथ तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। तो बड़े पैमाने पर तस्करी का ये खेल उजागर किया है मुंबई एनसीबी ने और कार्रवाई भी की है। और तस्कर को देखिए गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास से 210 किलो गांजे के साथ उसे गिरफ्तार किया गया है। इसी से अंदेशा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से तस्करी करता था और बड़े लेवल पर तस्करी करता था, जिसके बाद मुंबई एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई की, तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। और लगातार ये कोशिश हो रही है कि कहीं ना कहीं मुंबई को भी नशे के जो एक काला बाजार चल रहा है उससे बाहर निकाला जा सके। ठाणे महानगर पालिका की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। ठाणे के राबोडी में ठाणे महानगर पालिका द्वारा गणपति विसर्जन के लिए बनाए गए गड्ढे से गिरने से एक 5 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। घटना राबोडी के बापूजी नगर की है, जहां 2 सितंबर को जब गणपति विसर्जन के गड्ढे को साफ करने के लिए पानी निकाला जा रहा था, उस दौरान उसमें 5 साल के बच्चे का शरीर मिला, जो पारस के ही स्लम में रहने वाला था और दिन भर से लापता था। तो महानगर पालिका की लापरवाही इसे कह सकते हैं। गड्ढे में गिरने से 5 साल के मासूम की मौत हो गई। इस मौत की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? क्योंकि देखिए बड़ा ये मामला है जहां इस तरीके से, क्योंकि एक मासूम शिकार होता है और नगर पालिका की ये लापरवाही है। कितने बड़े गड्ढे इस तरीके से हैं और वहां पर उसका संज्ञान नहीं लिया जाता है तत्काल, जिसकी वजह से इस तरीके के हादसे सामने आते हैं। और ये हादसे बेहद ही ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि कई ऐसे मासूम बच्चे हैं जो इस तरीके के हादसों का शिकार होते हैं।
महाराष्ट्र के पुणे में गणपति उत्सव का एक अलग ही महत्व है। साल 1982 में पुणे के भाऊ रंगारी ने पहले सार्वजनिक गणपति के पुणे से शुरुआत की थी, जिसको देखते हुए कई मंडल सामने आए। तो वहीं पुणे में 3600 से ज्यादा मंडल हैं जो गणपति बिठाते हैं। 10 दिन तक चलाने वाला ये उत्सव देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। इस मंडल की ओर से पूरे साल तक कई सामाजिक काम किए जाते हैं। ये गणपति मंडल हर साल एक नए मंदिर का निर्माण करते हैं। इस साल बापा के लिए मंदिर बनाया गया है। भारत के पहले सार्वजनिक गणपति श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति ट्रस्ट की प्राण प्रतिष्ठा कैबिनेट मिनिस्टर चंद्रकांत पाटिल के हाथों संपन्न हुआ। इससे पहले सुबह बप्पा का जुलूस निकाला गया था। इस जुलूस में मंत्री चंद्रकांत पाटिल उपस्थित रहे। पूरे जुलूस का आयोजन भाऊ रंगारी के प्रमुख पुनीत बालन ने किया था। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।